आवाज चेक कर लो है। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ बताया था। इस क्लास में और संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का मैंने कार्य बता दिया था कि सुरक्षा परिषद काम क्या है? शांति स्थापना। अब शांति स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद क्या कार्य कर सकती है? पीस मेकिंग। तो फॉर इंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये सुरक्षा परिषद का प्राइमरी काम है। और सुरक्षा परिषद फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने देखा होगा वीटो, वीटो बहुत बड़ी समस्या है। महाशक्तियां किसी प्रस्ताव को इनकार कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद यानी सुरक्षा परिषद शांति की स्थापना के लिए क्या कर सकती है? व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस यानी ट्रेड सैंक्शंस करती है, और उसके बाद क्या कर सकती है? हमला भी कर सकती है, किसी आक्रामक देश पर आक्रमण कर सकती है। इसका मतलब है कि इट इज अ वॉर ओवर अ नेशन विच इज एग्रेशन। और उसके बाद अब चूंकि दोनों उपाय बाध्यकारी हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के सारे प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं, इसलिए बच्चों अगर ये दो उपाय फेल हो जाए सिक्योरिटी काउंसिल कारण और वीटो कारण ये दो उपाय नहीं चल पाते, इसलिए तीसरा उपाय है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग। और फिर तीसरा उपाय है पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग। तो बच्चों ये अगर यहाँ वीटो का प्रयोग हो जाए तो भी सुरक्षा परिषद बड़ा महत्वपूर्ण काम कर सकती है, क्योंकि सीरिया संकट में, फिलिस्तीन समस्या में, जहां कोई भी देश किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है, वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ जाता है। जहां कोई भी देश दूसरे की सहायता करने को तैयार नहीं होता, वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। पीस कीपिंग का मतलब होता है शांति से तैनात कर देगा संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ तो बाकायदा अब आक्रमण वाली बात पे तो असहमति हो सकती है, लेकिन शांति बनी रहे इसमें तो किसी को असहमति नहीं होगी। इसलिए पीस कीपिंग होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाएं भेजी जाती हैं। उन शांति सेनाओं का जो यूनिफॉर्म होता है ब्लू होता है, कई बार उन्हें ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। इसमें भारत भी बड़ा योगदान करता है। भारत ने तो आजकल महिला शांति सैनिक भी भेजे। तो पीस कीपिंग एक बड़ा काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का, पीस बिल्डिंग। देखो बच्चों, पीस कीपिंग का मतलब है युद्ध में शामिल दो पक्षों को अलग अलग कर दिया जाए। पीस कीपिंग है युद्ध में कुल मिला के बीच बचाव कर दिया जाए। जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं तो अलग अलग कर दिया जाए, पीस कीपिंग है। और पीस कीपिंग आजकल तो अलग अलग तरीके से चलता है, तो डॉक्टर भी चाहते हैं अब मान लो कि हमास और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, भाई लड़ाई मत करिए, बाकी झगड़े हैं हल होते रहेंगे, लेकिन वार को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए। और दूसरी बात होती है पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग बड़ा शब्द है बच्चों, यानी एक बात याद रखना बच्चों, शांति का मतलब होता है कि युद्ध का अभाव, यही शांति नहीं है। युद्ध खत्म हो जाए शांति नहीं है। अभी तो शांति का मतलब क्या है? ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जहां युद्ध ही न हो। इसी कई बार आप देखते हो यूरोप बहुत शांत है और कई बार एशिया अफ्रीका में झगड़े ज्यादा होते हैं। और बच्चों को भी देखो कहा भी जाता है कि जैसे जैसे पुलिस वाले बताते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ पुलिस में कंप्लेंट ज्यादा लगती है, शिकायतें ज्यादा आती है। ये बंद कर दो उसको। गर्मी बढ़ने के साथ शिकायतें ज्यादा आती है, इसका मतलब है दिमाग गर्म होगा तो झगड़े होंगे। इसलिए बच्चों अगर इसलिए देखोगे दुबले पतले लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसके कारण, इसका मतलब है हिंसा कारण सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। तो यूरोप में कम हिंसा है इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मानो वहां बहुत अच्छा है बाकी जगह मानो खराब है, इसलिए वहां हिंसा नहीं होती। तो बच्चों मानवीय स्वभाव की समस्या नहीं, परिस्थितियां ऐसी है। अब कोई बेरोजगार व्यक्ति होगा उसको गुस्सा ज्यादा जाएगा, किसी का ब्रेकअप हुआ है उसको और ज्यादा गुस्सा जाएगा। इसलिए पीस कीपिंग का मूल काम क्या है? युद्ध में शामिल दो पक्षों को हटा देना। अब हटा देने की गारंटी क्या है? ऐसे शांति स्थापित होगी नहीं। इसी पीस बिल्डिंग का मतलब है कि वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण कर देना जिससे कि युद्ध ना हो। जैसे अफगानिस्तान में आप देखोगे पार्लियामेंट बनाया गया, सड़कें बनाई गई, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा दी गई। ये काम है पीस बिल्डिंग। तो पीस बिल्डिंग ज्यादा बेहतर काम है, सामाजिक आर्थिक काम है, लेकिन देश का पूरा नेशन बिल्डिंग करना है, पीस बिल्डिंग है। उसके बाद देखो पीस मेकिंग। जो पीस मेकिंग शब्द है वो क्या है? एक तरीके की डिप्लोमेसी है। अरे आर्बिट्रेशन कर लिया जाए, संवाद कर लिया जाए आपस में। जैसे जी7 में क्या हुआ? जी7 में कहा गया कि भाई यूक्रेन की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? डिप्लोमेसी से, कूटनीति से, आर्बिट्रेशन से, लेन देन से। ये है पीस मेकिंग। पीस मेकिंग का मतलब बच्चों क्या है? भाई झगड़ा हल हो जाएगा, आपस में बातचीत कर लिया जाए, डिप्लोमेसी किया जाए, डायलॉग किया जाए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो डिप्लोमेसी डायलॉग से हल नहीं हो सकती, क्योंकि बंदूक चलाने के बाद, वार के बाद भी अंततः बैठ के बात ही करना पड़ता है, पहले बात कर लिया जाए। तो पीस मेकिंग क्या है? वार होने के पहले ही डिप्लोमेटिक तरीके से या बात से, संवाद से विवाद को हल कर देना। पीस बिल्डिंग का मतलब है शांति के लिए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना। इट इज अ इंडिकेशन ऑफ एंटायर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस। और पीस कीपिंग का मतलब है शांति सेनाओं की तैनाती करना। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों दुनिया में शांति की बड़ी आशा है। तो आप समझ नहीं सकते, जहां दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं है, कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ तो है। संयुक्त राष्ट्र संघ ना होता बच्चों तो दुनिया में शांति की स्थापना कौन करता? और हमने माना देखो तमाम काम खामियां हैं। खामियां इसलिए है कि महाबलियों की समस्या, समस्या संयुक्त राष्ट्र की नहीं है। आपको लगता होगा समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ में है, समस्या पावर पॉलिटिक्स में है, सबकी राजनीति में है, महाबलियों की इंटरेस्ट में है, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ को लगातार अपने हितों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए अब आप देखोगे कि आखिर में आप कहोगे सर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? तो पीस बिल्डिंग। अब यूक्रेन की समस्या क्या है? यूक्रेन में तो वार मचा हुआ है। यूक्रेन में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चल पा रहा है। यूक्रेन में पीस मेकिंग चल सकता है, लेकिन अभी कोशिशें फेल हो रही हैं। इसलिए बच्चों सवाल है कि आखिर में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूक्रेन संकट दिखाता है संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल क्रॉस रोड पे है। इस बात का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ अगर ऐसी समस्याओं का समाधान न कर पाया, इसराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, आर्मीनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं, यूक्रेन संकट अलग तरीके से है। इसलिए ये मौका है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाना है और यूएन में रिफॉर्म करना है बच्चों। इसलिए याद रखना, अब हम ये नहीं कर सकते ना कि अच्छा यूएन में खामी है तो उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट से दुर्घटना होती है तो हम गोला काट का यूज नहीं कर सकते, ये लड़ाई चलना शुरू कर दे। बच्चों उसे रिफॉर्म किया जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम उपलब्धियां हैं, तो हम रिफॉर्म कैसे करें? तो मूल मुद्दा क्या है? सुरक्षा परिषद में सुधार। तो सवाल ये सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों किया जाए बच्चों? इसका रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल।
क्यों किया जाए? वाई देयर शुड बी रिफॉर्म इन सिक्योरिटी काउंसिल? तो बच्चों याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसके कुल मेंबर थे 51, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे 5। और जरा आज देखो, आज है 2024, संयुक्त राष्ट्र संघ कुल मेंबर है 193, फिर भी परमानेंट मेंबर है 5। ये अजीब सी बात दिखती है। यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें 51 मेंबर थे और परमानेंट मेंबर थे 5। आज 193 मेंबर हो गए और परमानेंट मेंबर हो गए 5। और सोच के देख लो, अभी तो मोदी जी G7 की बैठक में गए हैं और G7 देशों में अमेरिका और जापान, अमेरिका जापान को छोड़ दिया जाए तो बच्चों जर्मनी, इसका मतलब कनाडा से बड़ी इकोनॉमी हमारी है, कनाडा से बड़ी इकोनॉमी हमारी है, इटली से बड़ी इकोनॉमी हमारी है और हम G7 में नहीं है। और साफ तौर पे फिर P5 में है कौन बच्चों? P5 में जो लोग हैं, परमानेंट 5 में कौन है? अमेरिका। परमानेंट 5 में कौन है? ब्रिटेन। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। उसका मतलब अगला है फ्रांस, उसके बाद रसिया और चाइना। तो बच्चों आज की डेट में भारत की इकोनॉमी रसिया से बड़ी है, भारत की इकोनॉमी रसिया से बड़ी है, भारत की इकोनॉमी इटली से बड़ी है, भारत की इकोनॉमी कनाडा से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम न तो P5 में है और न सिक्योरिटी काउंसिल में है। क्योंकि अब सवाल ये बच्चों, दुनिया बदल गई, संयुक्त राष्ट्र बदलने को तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब है, अरे बच्चों 1945 में राज कपूर की फिल्म आती थी, आजादी के बाद राज कपूर की फिल्म आती थी, रणबीर कपूर आ गए, राज कपूर आवारा बन रहे थे, रणबीर कपूर एनिमल बन गए, फर्क बड़ा है। और 45 में रखना बच्चों, एशिया अफ्रीका उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से आजाद हो रहे थे, एशिया अफ्रीका कोई औकात नहीं थी, हम तो महारानी का ड्रम बजा रहे थे बच्चों। आज हमारा विजय स्थापित हो गया, चाइना है, ब्रिक्स है, इंडिया है, ये दुनिया की बड़ी, आज की दुनिया में कितना बड़ा चेंज हो रहा है सोचो। यूरोपीय अर्थव्यवस्था किधर घूम रही है? यूरो अटलांटिक वर्ल्ड नहीं रहा बच्चों, अब एशिया प्रशांत शक्ति का केंद्र बनकर उभर रहा है। इंडिया चाइना, सोच के देखो, इंडिया चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों की जीडीपी और मिला दिया जाए तो G7 से बड़ी हो जाएगी। ये सारे विकासशील देश है, एक नया जमाना है बच्चों। अब सवाल ये है कि जो पुराने जमाने के रईस लोग थे वो कह रहे भाई अभी भी अपनी शक्ति नहीं छोड़ेंगे। अब ये P5 में थे क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों थे? सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था बच्चों। अरे यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी P5 में नहीं क्यों? सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया था। और जापान P5 में नहीं क्यों? जापान इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट है, जापान इकोनॉमी तो यूके, फ्रांस, रसिया, ये सबसे बड़ी है, लेकिन जापान इसमें नहीं क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया था। कमाल की बात है भाई। देखो दुनिया में कोई संस्था बनेगी, संरचना बनेगी, तो अब सवाल यह है कि आज मैं अगर किसी नई जनरेशन के बच्चों को एक हंगल का म्यूजिक सुनाऊं तो बच्चे सुनेंगे? आज तो नेहा कक्कड़ के जमाने हैं, बादशाह का जमाना है, और मैं एक हंगल का म्यूजिक सुना रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चों दुनिया में बड़ा बदलाव आ गया, बड़ा बदलाव आ गया, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म होना चाहिए। और बड़ा बदलाव इसलिए एशिया का बदलाव हो रहा है, अफ्रीका का बदलाव हो रहा है। और ऐसा लगता है सिक्योरिटी काउंसिल आज भी एक जमाना था बच्चों जब यूरोप और अमेरिका पूरी दुनिया को डिक्टेट करती थी। एक कहावत थी, पहले दुनिया में कहावत थी, जो फोर्ड के लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए अच्छा है, जो अमेरिका के लिए अच्छा है पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। आज मामला बदल गया है। एक जमाना था बच्चों जब सामंत के दरबार में जाकर हाजिरी लगाते थे। आज देखो उड़ीसा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन? ना सोचिए, जनजाति की व्यक्ति। ये दुनिया में चेंज आ रहा है, इसलिए बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज होना चाहिए। क्योंकि पता चला कि अगर दगे, ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सारे दगे हुए कारतूस हैं, तो शांति क्या बना पाएंगे? शांति बनाए रखने के लिए आपके पास सेना चाहिए, आकार चाहिए, जीवर्चा चाहिए। भारतीय सैनिकों को कहीं लगा दोस्तों, अमेरिका के सैनिक भेजे गए सोमालिया, उनको मौका दिया शांति बनाने के लिए, और अमेरिकी सैनिकों को वहां पे सोमालिया के लोगों ने कुछ मार पीट दिया, अमेरिका ने शांति अभियान वापस ले लिया। यहाँ भारत को देखो, एक बार बस भारत के सैनिक कहते जय भवानी, आगे बढ़ जाए, तब देखो शांति बना के वापस आएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, भारत यही तो कह रहा है, शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो भारत जैसे देशों को और जापान को शामिल नहीं करोगे, जर्मनी को शामिल, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तो पूरा गायब है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीप को मिला दिया जाए तो 80 देश वहां से चले जाते हैं, एक भी P5 नहीं है। तो बच्चों फिर ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन रक्षा नहीं है, इन समस्याएं बदल गई। और संयुक्त राष्ट्र 1991 के बाद अब दुनिया में आमूल चेंज आ गया, समस्याएं बदल गई, परिवेश बदल गया, तो सुरक्षा परिषद बदलना चाहिए। इसलिए व्हाई डज रिफॉर्म इन सिक्योरिटी काउंसिल? रीजन वेरी ऑब्वियस। दूसरा, रिफॉर्म क्या होना चाहिए? क्या रिफॉर्म होना चाहिए? व्हाट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड? अब बच्चों देखो यही विश्लेषण होता है, क्या, क्यों, कैसे, ये विश्लेषण इन्फॉर्मेशन का मतलब है, केवल क्या है? तो क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? पहला बच्चा, दूसरा ये पहला रिफॉर्म होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में निर्णय पारदर्शी होना चाहिए, देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस। निर्णय पारदर्शी होना चाहिए, वीटो का दुरुपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ वीटो। और फिर सुरक्षा परिषद की संख्या का विस्तार या सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण, ये बच्चों इसका मतलब है सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाओ, अफ्रीका से लोगों को लो, लैटिन अमेरिका से लो, तभी तो रिफॉर्म होगा बच्चों। इसका मतलब है अरे भाई 51 थे तो स्थायी 5 थे तो 91 हो गए, कम स्थायी, कम से कम कुल मेंबर बढ़ गए लगभग 4 गुना, 4 गुना ना हो 3 गुना बढ़ा देते, 2 गुना तो बढ़ाई दो कम से कम। दूसरी बात है निर्णय पारदर्शी, कई बार ऐसा होता है कि महाशक्तियां पहले से डिसीजन मेकिंग कर लेती हैं, बार्गेन कर लेती हैं और फिर निर्णय दिखावा होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसके बाद वीटो का दुरुपयोग, अच्छा बच्चों कई बार लोग कहते हैं सर वीटो ही क्यों दिया जाए और 5 को ही क्यों दिया जाए, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है, वीटो ही डेमोक्रेटिक है, तो वीटो का मिसयूज ही खत्म हो जाए, वीटो खत्म कर दो। तो बच्चों देखो कहीं कहीं व्यवहारिकता की बात करनी पड़ती है, क्योंकि बात आप ध्यान दोगे, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए मेंबर को लेना चाहते हैं तो आप कहोगे सर एक मेरे पास सुझाव है, उन 5 नए मेंबर में कौन होना चाहिए? रवांडा, बुरुंडी, हैती, सूडान और सोमालिया। इसका मतलब बच्चों अगर इतने ऐसे मेंबर हो जाएंगे फिर तो उसी दिन सिक्योरिटी काउंसिल उठा के फेंक देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात आप याद रखना दोस्तों। अरे देखो इसलिए पुलिस को भर्ती, पुलिस में भट्टे कट्टे आदमी होते हैं। अब आप ये नहीं कहो सर लोकतंत्र है, विधि के समक्ष मानता है, जो क्या हाइट, क्या लंबाई, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ, सबको पुलिस में शामिल कर लो। यानी बच्चों ये हकीकत हमें देखनी पड़ती है। देखो वीटो होने से फायदे क्या होते हैं? तो वीटो होना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे 4 लोग मिलकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर निर्णय बहुमत से कर लिया जाए फिर तो एक राज्य का उपेक्षा हो जाएगी, इसे वीटो दिखा तक सारे राज्य के मत होंगे,
कोई एक भी राज्य मना कर सकता है, बहुमत से निर्णय नहीं होगा। और बच्चों देखो आईआर में हम पावर पॉलिटिक्स को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिन नए मेंबर की बात हो रही है उसमें भी पावरफुल ही देश हैं, ये बात ध्यान रखने की है। क्योंकि आप कहोगे गांव में पेट्रोलिंग का अधिकार किसको दे दिया जाए, बिल्कुल लोगों को, तो पेट्रोलिंग हो चुकी, फिर पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। इससे स्वाभाविक तौर पर शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। यानी बच्चों शांति के लिए भी कुछ लक्ष्य लगाने वाले लोग चाहिए, केवल माला जपने शांति नहीं होती। इस वजह से वीटो समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि इसका मिसयूज होना चाहिए। दूसरी बात है सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण। भाई ये सियासी इंडिया जैसा देश नहीं बच्चों, आज की डेट में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश इंडिया, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक इंडिया। अब लोकतांत्रिक क्या, पावरफुल भी इंडिया, सेना में, इकोनॉमी में। तो सवाल है G7 में जा रहे हैं, G20 में ही है, तो एक ही संगठन तो बाहर है, तो बच्चों हमें भी इन्वाइट कर लिया जाए। जब मेलोनी से मिल लिया, बाइडेन से मिल लिया, मिलने से मिल लिया, बाइडेन से तो अरे मैकाओ से मिल लिया, तो क्यों ना फिर हमें भी शामिल कर लिया जाए। और दोस्तों हमें शामिल करना मतलब कोई आसान थोड़ी है, ये तो हमारा दावा है, ये हमारा लॉजिकल दावा है। उसके बाद अब आप कहोगे रिफॉर्म अगर ये है, तो अगला मामला क्या है, रिफॉर्म में प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सुरक्षा परिषद के रिफॉर्म में प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर है बच्चों, महासभा का बहुमत चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली। और कैसा बहुमत, जनरल असेंबली 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे। अगर क्योंकि रिफॉर्म कब होगा, चार्टर में, चार्टर का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान है। रिफॉर्म तो होगा चार्टर में संशोधन हो, और चार्टर में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और महासभा का 2/3 बहुमत प्लस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति, कंसेंट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति, कंसेंट ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो बच्चों ये बहुत जरूरी बात है। अब ये प्रक्रिया रिफॉर्म की, इसका मतलब जब तक P5 नहीं कहेंगे रिफॉर्म नहीं होगा, और P5 क्यों कहेंगे, इसे बच्चों सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की बाधाएं भी दिखती हैं। अब इसे इसे आप ये देख सकते हो कि बाधाएं क्या है, और एक बार हमारे मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि सुरक्षा परिषद की भारत की संस्था में बाधा क्या है। तो बच्चों जो भारत की संस्था में वही बाधा है। अभी कभी मत लिखना कि भारत में गरीबी है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि सुरक्षा परिषद में भारत की संस्था में बाधा क्या है, ये मत लिखना भारत में गरीबी है, बीमारी है। अरे भाई बच्चों अगर ये बाधा है फिर तो अफ्रीका कोई मेंबर सुरक्षा परिषद आएगा नहीं। याद रखना डेमोक्रेसी में ये सब चीजें नहीं आती। फिर गरीब आदमी को मत दो, अफ्रीका लैटिन अमेरिका मेंबर कैसे आएगा, क्या वहां गरीबी नहीं है, चाइना में गरीबी नहीं है, गरीबी बीमारी ये सब कोई बाधा नहीं बच्चों। कई बार कश्मीर समस्या ये सब कोई बाधा है, पाकिस्तान सब बाधा नहीं है। बाधा यह है कि महाशक्तियां नहीं चाहती सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म हो। तो जो सुरक्षा परिषद के रिफॉर्म में बाधा है वही भारत की मेंबरशिप में बाधा है। तो सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधा क्या है, व्हाट आर हिंड्रेंसेस, सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधा क्या, ऑब्स्टिकल्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स इन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। बाधा क्या बच्चों, और बाधा जानते हो, आगे एक ही बाधा है, मैंने पहले बता रखा है। आप इस बात को यकीन नहीं मानते, आप इस बात को मजाक में लेते हो, लेकिन अच्छा हकीकत की बात यह है कि देखो मोहल्ले में आपका सिलेक्शन होना चाहिए और किसी आदमी का नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो मजा आएगा, सबका सिलेक्शन हो जाए। सबका सिलेक्शन हो जाए तो आपका प्राथमिकता किस बात की। इसे बच्चों एग्जाम में ऐसा पढ़ो कि अपने पास करो, लेकिन ये भी देख लो कि पड़ोसी पास ना होने पाए। पड़ोसी कमरे में जाकर कुछ बेकार की मैगजीन डाल दो, पड़ोसी को उलझा दो। यही इंटरनेशनल रिलेशन में चलता है। इसका मतलब बाधा क्या है, महाशक्ति दूसरे को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता, महाशक्ति शक्ति का केंद्रीकरण चाहते हैं। दे वांट टू सेंट्रलाइज द पावर इन देयर ओन हैंड, दे डोंट वांट टू शेयर द पावर। दोस्तों यही दुनिया में। तो हमने पहले कहा था बच्चों, इसलिए आपका पावरफुल होना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि मोहल्ले में दूसरा कोई पावरफुल ना होने पाए। चाइना तो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है, तो बच्चों बताओ भारत के मेंबरशिप को विरोध क्यों कर रहा है। इसलिए आपको बात याद रखनी है कि आपको गांव के प्रधान का चुनाव जीतना है, लेकिन ये भी जरूरी है कि दूसरा कोई भी गांव का प्रधान न होने पाए। ये भी जरूरी, दूसरा कोई गांव का प्रधान न होने पाए, ये पता चला कि आपके ही बंदी कर देगा वो। दोस्तों ये पहली बात है। और दूसरा सवाल है, सभी किताबें प्रतिस्पर्धी हैं। अफ्रीका में अगर ये मामला बन जाए कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन बनेगा, तो सब लोग आपस में कंपटीशन कर लेते हैं, नाइजीरिया कहेगा हम, अफ्रीका कहेगा हम। तो इसलिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है, रिफॉर्म के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। महाशक्तियां शक्ति केंद्रीकरण करना चाहती है, रिफॉर्म का कोई ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ आधार है ही नहीं है। अब तीसरी बात देखोगे, रिफॉर्म का कोई ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, और दूसरा सदस्यों के दावे एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कॉम्पीटिंग क्लेम्स ऑफ मेंबर स्टेट। कॉम्पीटिंग क्लेम्स ऑफ मेंबर स्टेट, तो सदस्यों के दावे के खिलाफ जाते हैं। और इसलिए इंडिया ने एक बार किया, वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए G4 बनाया, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कॉफी क्लब बना दिया। पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जब इंडिया ने G4 का मतलब है, G4 का मतलब है इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इन 4 देशों ने मिलकर G4 बनाया और कहा सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म होना चाहिए। हम तो 4 रहेंगे स्थायी में, 2 अफ्रीका से लिया जाए, 6 स्थायी हो जाए, बाकी लोगों को ले लिया जाए। तो लगभग सिक्योरिटी काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो रिफॉर्म की बात आई है, ये कहा गया है कि कहीं पे 6 नए परमानेंट मेंबर को शामिल कर दिया जाए, और अफ्रीका से 2 ले लिया जाए, 4 बचे। इस वजह से आप बच्चों देखोगे ये बात कही गई कि G4 ने जैसे प्रस्ताव पारित किया, पाकिस्तान ने क्या बना लिया, वो पाकिस्तान के बनवाई किसने, चाइना ने। पाकिस्तान ने कॉफी क्लब का निर्माण किया, और कॉफी क्लब में उन सारे देशों को शामिल कर लिया जो इस दावे के विरोधी थे। और कॉफी पीते पीते का मजा ले, बताओ चाइना का पाकिस्तान तो यहाँ बैठे हुए हो, और इंडिया कह रहा है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर होंगे। और आप देखो बच्चों, अगर यही प्रॉब्लम है, अगर पाकिस्तान को ये कब कभी पसंद है कि इंडिया कोई चीज मिल जाए। अगर इंडिया कुएं में कूद रहा है तो पाकिस्तान जाके खाई में कूद जाएगा, पाकिस्तान का कूद ही रहा है। तो बच्चों उस बंदे वाली कहानी आगे रखना, तो पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन करता है, ये बात मैंने मजाक थोड़ी कही है।
इसलिए बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की बात 90 के बाद से चल रही है, क्योंकि 1995 में दुनिया बदल गई, संयुक्त राष्ट्र संघ 50 वर्ष भी पूरा कर गया, तब आतंकवाद से लेकर तमाम चैलेंजेस बदल गए, लेकिन जो समस्या आ रही है कि रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि जो शक्तिशाली होता है वो नहीं छोड़ना चाहता, जो उसमें शामिल होना चाहता है वो तय नहीं हो पा रहा, कौन शामिल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है नहीं। इसलिए बच्चों जो भी पावरफुल होगा वही छीनेगा, बच्चों जो पावरफुल होगा वही छीनेगा। आप कहोगे सर भारत को मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, व्हाट इज इंडियाज क्लेम, और याद रखना बच्चों, तो जब ये हो जाए कि इंडिया के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मार्ग में बाधा क्या है, उत्तर यही होगा, अरे जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य तय हुआ रिफॉर्म होगा, एक्सपेंशन होगा, ये नहीं तय हो पा रहा है, जब हो नहीं पा रहा है तो भारत कैसे मिलेगा। लेकिन अब इंडिया क्लेम आप देखोगे, इंडिया क्लेम क्यों है बच्चों, याद रखना बिकॉज इंडिया इज मेजर पावर, हम एक महाशक्ति है जिसकी चाहे आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, कोई समस्या देखो इंडिया नहीं शामिल होगा तो समस्या ही नहीं सकती, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म। दूसरी बात है हम महाशक्ति ही नहीं है, बल्कि इंडिया नॉट ओनली मेजर पावर, दुनिया के टॉप 5 देशों की इकोनॉमी को जोड़ लीजिए, मिलिट्री पावर, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, तो सोच के देखो इंडिया संयुक्त राष्ट्र में नहीं है, इसका सीधा मतलब है कोई फिल्म बना इसमें हीरो ही नहीं है। अरे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, कमाल की बात है, और वही जो शांति स्थापना करने वाला देश है, तो अगर वो नहीं है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ किस बात का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दूसरी बात है क्षेत्रीय आधार, बट रीजनल बेस, क्षेत्रीय आधार पर भी भारत का दावा बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बच्चों एशिया से 2 मेंबर नहीं लिए जाने हैं और जापान के अलावा इंडिया के सामने कोई कंपटीशन है नहीं, तो रीजनल बेस पे माना जाता है कि अफ्रीका से 2 आ जाए, एशिया पैसिफिक से 2 आ जाए, तो जापान के अलावा इंडिया क्लेम बहुत स्पष्ट है क्षेत्रीय आधार पे। और सुरक्षा परिषद के 5 P5 सदस्यों में 4 का समर्थन भारत के पास है, ये 4 को कौन नहीं कर रहा है, चाइना, तो बच्चों P5 में 5 में से 4 तो ही है, तो इसका मतलब है कि इंडिया का दावा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और बच्चों और दावा क्यों हो, बिकॉज इंडिया मेजर पावर, G7 में हम जा रहे हैं, G20 के पार्ट हम है, तो अब इससे ज्यादा कोई आधार नहीं हो सकता कि मेंबरशिप के, डेमोक्रेसी के, और P5 में से 4 लोग हमारे पास सपोर्ट में है, लेकिन चाइना का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप जानते हो कि चाइना बड़ी महाशक्ति है, इसे बच्चों कहा जाता है चाइना हमारे एम्बिशन में बाधा है, चाइना हमें राइवल ग्रुप में मानता है, हमारे महाशक्ति ग्रुप में राइस कोई नहीं देखना चाहता, ये बात इंडिया के लिए ऑब्जेक्शनेबल है, बार-बार इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है, इसलिए बच्चों और उसके बाद ही देखो बिकॉज ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, भारत लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन पीसकीपिंग मिशंस, शांति निर्माण कार्यक्रमों में योगदान है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पीसकीपिंग ऑपरेशंस, तो पीसकीपिंग ऑपरेशंस में, डेमोक्रेसी में, इसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बच्चों याद रखना, आप जानते हो दुनिया पावर चलती है, तो लोग तो इंडिया के साथ तो खास बात है, जब से हम पैदा हुए तभी से हम लोकतांत्रिक, आज की बात है नहीं, और हमारे पास भूभाग जनसंख्या पहले से थी, लेकिन जो कमी थी वो इंडिया मार्केट पावर, तो बच्चों दुनिया पावर चलती है, केवल लोकतंत्र हो जाना, केवल पीसकीपिंग ऑपरेशन में कंट्रीब्यूशन अगर यही होता तो फिर बढ़िया छोटी मोटी और भी देश के दावे हो सकते थे। इसे मान लो इंडिया, दोस्तों इंडिया की बस सगाई तय हो गई है, बस फेरे लेना बाकी है, जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा इंडिया डेफिनेटली मेंबर होगा। हाँ अभी कह सकते हो बच्चों कि वीटो के साथ है, वीटो के बिना, तो याद रखना अगर हाथ में कबूतर आ जाए तो मोर के चक्कर में कबूतर छोड़ते नहीं, ये जीवन का नियम है बच्चों। अगर कहीं ट्रेन यात्रा कर रहे हो और कोई सीट पे थोड़ा बैठने का, थोड़ा टिकने का जगह मिल जाए तो बैठ लो, ये भी मत सोचो पूरी सीट लेकर बैठोगे, अरे भाई बैठे जाओ, तो जो बैठा उसको किसका हो, ये बच्चों इंटरनेशनल रिलेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए अगर आप पहले बिना वीटो के बिना मिले तो भागते बहुत लंबी सी, अरे बच्चों कुछ न के बदले है कुछ तो मिले, इसे आईआर में हम परफेक्ट क्लास में नहीं रहते, जो लीस्ट डिफेक्टेड है वही सफिशिएंट है, हम आप इसकी क्लास में नहीं परफेक्ट मिलेगा तभी लेंगे, और एक बार दोस्तों मिल जाए मेंबरशिप उसके बाद वीटो ही मिल जाएगा। तो ये मामला है, क्योंकि G4 में वीटो की बात नहीं की गई, क्योंकि अभी तक कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की बात ही नहीं है। अब अगला मामला बच्चों सामाजिक आर्थिक परिषद रिफॉर्म और वित्तीय रिफॉर्म, दो बड़े मेजर रिफॉर्म है, फाइनेंशियल रिफॉर्म और सामाजिक आर्थिक परिषद की भूमिका, क्योंकि बच्चों अगर सुरक्षा परिषद शांति की स्थापना करता है, इफ सिक्योरिटी काउंसिल इज एस्टैब्लिशिंग पीस इन दिस वर्ल्ड, क्या रखना पीस केवल सुरक्षा परिषद नहीं करता, सुरक्षा परिषद से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये भी पीस के लिए है, और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होगा तो शांति होगी, सामाजिक आर्थिक परिषद ये भी पीस के लिए है। तो अगर हम देखें इस बात को कि शांति स्थापना में किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिषद का योगदान है, इस तरीके से सोशल इकोनॉमिक काउंसिल का योगदान है, आप याद रखना बच्चों कई बार तो ऐसा लगता है इसका योगदान तो सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज्यादा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक विंग ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो, कैसे बच्चों आप देखोगे सामाजिक आर्थिक परिषद ने क्या किया वर्ष 2000 में, इन 2000 इसने सहस्राब्दी लक्ष्य निर्धारित किया, यह सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये तो बड़ी बात है। इसलिए अगर आप ये मानते हो सुरक्षा परिषद केवल सुरक्षा के आजकल व्यापक माने बच्चों, अरे एक मच्छर में कैसे क्या बना देता है, अब आपने देखा होगा कोविड ने कैसे पूरी दुनिया को सुरक्षित कर दिया, तो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद बनाती है बच्चों। हकीकत की बात है कि सुरक्षा परिषद केवल सुरक्षा नहीं बनाती है, सुरक्षा परिषद कई मायने में गरीबी, बीमारी, यानी सुरक्षा परिषद क्या करती है, शांति स्थापित करती है। तो शांति कैसे होगी बच्चों, जहाँ गरीबी होगी, जहाँ बीमारी होगी, जहाँ जनसंख्या होगी, या रखना जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है, अरे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन पर दबाव बढ़ेगा, संसाधन लोग आपस में लड़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो बच्चों संसाधन भी तो आप देखोगे, इसीलिए कई बार तो आपको लगेगा समाज ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक सामाजिक संगठन बच्चों, एक सामाजिक संगठन है, यानी गरीबी, पॉवर्टी एलिवेशन, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, क्योंकि सच मानो अगर नई दुनिया बनानी है तो जब तक लोगों को जीवन बेहतर नहीं होगा शांति स्थापित नहीं होगी।
आप केवल बच्चों पुलिस स्थापित करके शांति स्थापना नहीं कर सकते। लोगों को जीवन अच्छा करना और आज के डेट में देखोगे यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्पस क्या है? गरीबी निवारण। अभी बड़ी ध्यान से बात है दोस्तों, गरीबी निवारण, पॉवर्टी एलिविएशन, दैट इज गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। गरीबी निवारण, पॉवर्टी एलिवेशन, दैट इज गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। गरीबी निवारण का गोल है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, गरीबी निवारण तो गरीबी निवारण अगर होगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इसलिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ अगर सोच गरीबी कहाँ है? गरीब विकासशील देशों में है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकासशील देशों के लिए प्रभावी रूप में काम करता है। आपको बच्चों जब विकासशील देशों के लिए काम करेगा तो विकसित देश में कैसा जाए, क्योंकि दुनिया की समस्या दुनिया की समस्या का विभाज्य है। इसी अब अफ्रीका में गरीबी है, अफ्रीका लैटिन अमेरिका के लोग रोज ही नाव भर भर के यूरोप पास करने का, यूरोप में घुसने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। यानी यूरोप पूरा हलाकान है, किनसे? अफ्रीका के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जाके यूरोप में घुसे। इसलिए इसलिए मेरे बच्चों देखो, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी निवारण अपने आप में, गरीबी निवारण अपने आप में एक बहुत बड़ा काम संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और इसी में सारी बात हो रह जाती है। उसी बात को 2015 में चेंज करके एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है एमडीजी, और इसी को बना दिया गया सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी, सस्टेनेबल, जिसके हिसाब से एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, एमडीजी क्या होगा? एसडीजी। इसके हिसाब से 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, और एसडीजी गोल में 17 गोल को रखा गया है। और 2030 तक दुनिया से गरीबी निवारण, सतत विकास, जेंडर इक्वालिटी, ये सब लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ का है बच्चों। इसलिए भाई दुनिया में गरीबी रहेगी तो गरीबी तो समाप्त की शांति आएगी। और कहा जाता है कि आतंकवाद उन देशों में बहुत ज्यादा प्रभावी है जहाँ गरीबी है। इसलिए दुनिया में दो है बच्चों, एक यूरोप है कि जो ना पीस है, और एक एशिया अफ्रीका है जहाँ कोलाहल है, लड़ाई है, झगड़े है। इसका मतलब थोड़ी कि एशिया अफ्रीका के लोग बुरे हैं। और कभी स्विट्जरलैंड चले जाओ तो ऐसा लगेगा भाई ये भी धरती पर कोई देश है, सारी संपन्नता सुविधाओं की, तो वहाँ वहाँ लड़ने कोई कारण नहीं बचता बच्चों। जब लोगों के पास इतनी संपन्नता होगी तो शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब जहाँ रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होगी तो वहाँ शांति क्या है बच्चों? वहाँ तो लट्ठी चलेगा। इसलिए सुरक्षा परिषद से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कई बार लोग सुरक्षा परिषद की विफलता पर ही मूल्यांकन कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का। इतना नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, गरीबी, बीमारी और तमाम जो इसके एजेंसी है, कार्यक्रम है, इसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र करता है। लेकिन लेकिन सवाल यह है कि देखो दोस्तों, दुनिया में बड़ी विसंगतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र तो गरीबी दूर करने की बात करता है, लेकिन क्या दुनिया में गरीबी दूर हो क्यों नहीं पा रही है? इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में, संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन। तो महिलाओं के कल्याण के बारे में बड़ी जागरूकता दुनिया में पैदा हुई। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल वुमेन ईयर बनाया, महिलाओं के कल्याण के बारे में पूरी दुनिया में बड़ी जागरूकता पैदा हुई। और जब सोच के देखोगे उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि 1972 से पर्यावरण की रक्षा काम किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्टॉकहोम बैठक, और इस मामले में तो 1992 की रियो समिट लैंडमार्क है, पृथ्वी सम्मेलन, दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो पॉपुलरली इसको अर्थ समिट कहा गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र कितने अच्छे काम कर रहा है। अरे पर आपको सर पर्यावरण से शांति का मतलब बिल्कुल मतलब है, पर्यावरण ठीक रहेगा, नदी पानी रहेगा, नदी पानी रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी, लोगों को पानी पीने को मिल जाएगा, और जहाँ पानी पीने के लिए तो देखो पानी लड़ाई कारण मिल जाएगा। पर्यावरण खराब होगा तो लोगों के स्वास्थ्य खराब होंगे, और स्वास्थ्य खराब होंगे तो लड़ाइयां हो जाएंगी। इसलिए बच्चों ये कहा भी जाता है कि अगर आदमी हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब गुस्सा बढ़ेगा, उसका भी कारण एनवायरमेंटल है। और जब एनवायरमेंट चेंज होगा तो गेहूं चावल का उत्पादन, क्लाइमेट चेंज होने पे तो फूड पैटर्न चेंज हो जाएगा। और बच्चों फूड पैटर्न चेंज होगा तो स्वाभाविक रूप में पूरी दुनिया में कोलाहल मचेगा, फूड पैटर्न चेंज होगा पूरी दुनिया में कोलाहल मचेगा शांति के लिए। तो ये बच्चों है कि किस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन की बातें, किस तरीके से हम पर्यावरण की रक्षा के लिए तमाम काम कर रहे हैं। तो आज यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था के रूप में काम कर रहा है जो केवल आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, जो केवल नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो केवल वार को कंट्रोल करने का नहीं है, बल्कि शांति स्थापना का भी काम है। इसलिए इसको बहुत बड़ी संस्था माना जाता है। वो चोइस लिखा जाता है कि मानवता की शांति की आशा है। और दोस्तों मानव में खामियां है, और याद रखना खामियां संयुक्त राष्ट्र की नहीं, खामियां तो मानवीयों की है। अब अगली संस्था बता दिया जाए इस संयुक्त राष्ट्र कैसे शांति की स्थापना के साथ, शांति स्थापना के और काम है। देखो बच्चों, विवादों को, दुनिया में विवाद नहीं होंगे कल्पना रोमांटिक है, चाहे पार्टनर के बीच हो, चाहे किसी व्यक्ति बीच में हो, विवाद आप नहीं रोक सकते। विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना। और विवाद दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, वो सिक्योरिटी काउंसिल करता है। कश्मीर का विवाद क्या है? राजनीतिक। कश्मीर का विवाद है जो पॉलिटिकल। दूसरा लीगल, ध्यान सुनिए, तो वैधानिक लीगल विवाद। लीगल विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक अंग बनाया, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जरा देखें शांति स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्वाभाविक रूप में शांति स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका क्या है। और बच्चों तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं करता, ये वैधानिक विवाद हल करता है। इट एडजुडिकेट द लीगल डिस्प्यूट। ये वैधानिक विवाद कौन करता है? इट इज एडजुकेटिंग द लीगल डिस्प्यूट। अब देखो वैधानिक विवाद क्या है, आपने देखा होगा श्रीलंका के मामले में बना होगा अनक्लॉज 1982, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये बच्चों की बात क्या है? अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी समुद्री समुद्री कन्वेंशन, जो संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कन्वेंशन है वो 82 में इस हिसाब से समुद्री विवाद हल किए जाते हैं। यानी लीगल डिस्प्यूट का मतलब क्या है? जो विवाद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हिसाब से हल होते हैं, उसका काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, कार्यकाल 9 इयर्स का होता है, हेडक्वार्टर हेग में है बच्चों। और ये तो बच्चों रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर,
अब सवाल है चाइना इसी बात को साउथ चाइना से नहीं मान रहा है। देखो बच्चों, यही समस्या तो है। चाइना कह रहा है कि हम समुद्र का जड़ा इस हिसाब से नहीं हम करेंगे। और क्या है कन्वेंशन, जैसे कि ट्रीटी, जो संधियां होती है, वो भी इंटरनेशनल लॉ है। एनपीटी जो ट्रीटी है वो भी इंटरनेशनल लॉ है। जैसे आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर काउंसलर एक्सेस और यूएन कन्वेंशन फॉर काउंसलर एक्सेस, ये सब बच्चों कन्वेंशन है। यानी जो भी झगड़े संधि के हिसाब से हल किए जाए, कन्वेंशन के हिसाब से हल किया जाए, उसे ही कहा जाता है लीगल डिस्प्यूट। जो भी झगड़े अंतरराष्ट्रीय संधि के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से सेटल किए जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लीगल डिस्प्यूट। तो यूएन कन्वेंशन फॉर काउंसलर एक्सेस क्या है बच्चों? सीधी सी बात, आप देखो कुलभूषण जाधव का मामला था। अब जरा सोच के देख लो, आपको अगर सर जमीन को, भारत चाइना की जमीन का विवाद है, क्या उसको भी हल करने की कोई कमीशन है? ना बच्चों, जमीन को विवाद का, जमीन के विवाद को हल करने की कोई कमीशन नहीं है। इसे कश्मीर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। पॉलिटिकल का मतलब जिसका संबंध किसी के लॉ से नहीं है, और जिसका संबंध किसी लॉ से नहीं हो, कैसे होगा? गिव एंड टेक, भाई कदम आप पीछे हटिए, कदम हम पीछे हटिए, तभी मामला बनेगा। आपने बच्चों सुना होगा करंट अफेयर की बात आपको बता दें, यूएन कन्वेंशन फॉर काउंसिल एक्सेस, ये करंट अफेयर की बात है। तो बच्चों इसमें अभी देखा होगा आपने कुलभूषण जाधव का मामला। तो कुलभूषण काउंसिल एक्सेस का मतलब क्या होता है? काउंसिल एक्सेस का मतलब मान लो कि कोई इंडियन पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तानी सरकार उसको जबरदस्ती पकड़ ले। पाकिस्तान सरकार कहना भाई आप तो रॉक एजेंट हो, और मतलब खुफिया एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी, और मान लो कि सरकार ने कह दिया नहीं आप हमारे पर हमला करवाने आए थे पाकिस्तान में, तो दोस्तों तो घूम गए थे। इसे कई कई जगह विदेशों में, ऐसे देशों में जाना खतरनाक होता है। अब सवाल है हमारे देश में किसी को पकड़ लिया तो अपने रिश्तेदार को फोन कर सकता है। अब विदेशों में कौन सा हमारा परिचित है? लेकिन बच्चों वहां हमारा दोस्त कौन है? इंडियन एम्बेसी। कोई व्यक्ति जो विदेशों में जा रहा है और फंस गया, अभी अपने कुवैत में तमाम भारतीय जल गए, भारत सरकार ने तुरंत उनका सारे सवाल उन लोगों को लाए दोस्तों। इसलिए हमारा देश, यही देखो नागरिकता और राष्ट्रवाद का परिणाम है बच्चों, हमारा राज्य कभी हमें अकेले छोड़ता नहीं। अब मान लो पाकिस्तान ने कह दिया कि आप ऐसा आप एजेंट हो, और पाकिस्तान कोर्ट ने कह दिया कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, तो भाई हम अपनी दवा से कहेंगे कि हमें भी वैधानिक सुविधा दीजिए, वकील दीजिए, हमारा पक्ष रखिए। विदेशों में हमारा पक्ष रखेगा हमारा वकील, और वो हमारा वकील देगा हमारा दूतावास, इसी में काउंसिल एक्सेस। और इसलिए कुलभूषण जाधव के मामले प्रॉब्लम क्या थी? कुलभूषण जाधव के मामले पाकिस्तान सरकार ने भारत के वकील को परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा कि भारत के वकील को परमिशन की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि ये अपराधी हैं, हमें पता है कि उन्होंने अपराध किया है, हम इनको दंडित करेंगे। लोग कहा यार कमाल की बात है, तुम ही चार्ज लगाओगे, तुम ही आरोप लगाओगे, तुम ही ये बताओगे कि अपराधी नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए बच्चों आप देखोगे कि जब ये वैधानिक डिस्प्यूट हल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास हम गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि भाई नहीं, इनको वकील दो। यानी बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने का ये मामला नहीं है कि किसी को दंड कैसे मिला नहीं मिला, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता, कुलभूषण यादव के रिलेटिव नहीं जा सकते, वो स्टेट जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पार्टी कौन होगी? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पार्टी होगी बच्चों, और इंडियन गवर्नमेंट ही जा सकती है। तो उस मामले में हमारी विजय हुई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा नहीं, कुलभूषण यादव के मामले में तो भारत की पक्ष को रखा जाए। तो दोस्तों ये तो है नियम आधारित विश्व निर्माण। अब चाइना फिलीपींस के बीच में समुद्र का झगड़ा है, अब चाइना कह रहा है कि ना भाई तो हमारा समुद्र है, तो पूछा क्यों तुम्हारा संबंध है? अरे भाई जब इससे हल कर लो यूएन कन्वेंशन से। तो चीन कह रहा ना हमारे बाबा दादा जो वहां मछली पकड़ने जाते थे, इसलिए हमारी जमीन है। हमने कमाल की बात यार कि हमने अपने स्कूल में किसी बच्चे के साथ फोटो खिंचवा ली थी और मैं कहता हूँ हमारा है, ऐसे ही दावा होने लगेगा तो बच्चों हंगामा हो जाएगा। इसे पाकिस्तान के दावे में सच्चाई नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट ऑन कर दो, देखो क्या आगे बाकी को बताएंगे बच्चों। आज कोई सवाल पूछना पूछ लो। अच्छा बच्चों अभी अपने में व्यस्त है, इसलिए बच्चों का यार नहीं चल रहा है मेरे बच्चों। इसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किस देश के जज बैठते हैं मेरे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के भी जज हैं, सभी देश के जज हो सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के P5 परमानेंट 5 के जज नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। कल संडे का क्लास नहीं बच्चों, कल संडे का क्लास नहीं है। बाकी आपकी क्लास होगी, अच्छा मंडे को छुट्टी रहेगी, बाकी आप क्लास ट्यूसडे को होगी। अच्छा राजनीतिक मामले कैसे हल करेंगे? सिक्योरिटी काउंसिल से बच्चों, ये आपस में लेन देन से, आपस में लेन देन से। पीस बिल्डिंग का मतलब है मेरे बच्चों शांति की स्थापना के लिए वहां पे पार्लियामेंट बना देना, सड़क बना देना, हेल्थ सेंटर बना देना। इसी सामाजिक न्याय पढ़ाओगे नहीं मेरे बच्चे? सामाजिक न्याय के लिए सब टीचर है एजीएस में, सारे टीचर तुमको अलग अलग सेक्शन पढ़ाएंगे, सब सेक्शन अच्छी तरीके से होगा। अभी तक एक भी अच्छा आपको मैं देख रहा हूं कैसे पीडीएफ नहीं मिला मेरे बच्चों। इसके से वस्तुनिष्ठ आधार, अच्छा वस्तुनिष्ठ आधार का मतलब क्या है मेरे? अरे मेरे बच्चे वस्तुनिष्ठ क्या है? जो लिखा है कहीं पढ़ा हो, किसी नियम में लिखा हो, कानून में लिखा हो, वही तो ऑब्जेक्टिव है। जो मानने की बात ना हो। महासभा द्वितीय बहुमत क्या है? अरे मेरे बच्चे वो द्वितीय बहुमत का सीधा मतलब है जितने मेंबर उपस्थित होंगे द्वितीय, संविधान का टेक्निकल पार्ट मतलब द्वितीय मतलब सीधे। इसी वजह से आप मेरे बच्चों में केजीएस वाले जहां कहीं मैं वहां आऊंगा। केजीएस में जब मैं तुम्हें हर जगह आऊंगा, चिंता मत करो। जब मैं केजीएस का पार्ट हूं, केजीएस जहां रहेगा वहां मैं हूं। जी सिमरन, भारत को बुलाने का महत्व क्या है? अरे मेरे बच्चों भारत को बुलाने का महत्व, कमाल की बात करते हो, मैंने बताया था, बताओ। मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि अरे जानवर की शादी में मैं तुम्हें बुलाएगा ना, हमें बुलाएगा बच्चों। तो ठीक है, कल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उसके बाद 12वीं क्लास हम आगे देखेंगे बच्चों। फिर प्यार से सब जगह बच्चों जहां केजीएस रहेगा वहीं हमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।